सुप्रभात बच्चों, चलिए सबों को स्वागतम। आइए वर्ग आपके पाठ्य पुस्तक अंतर्गत यह तीसरा चैप्टर है वर्ग 8 के लिए, जिसमें हम लोग आपके साथ पढ़ रहे हैं बस की यात्रा। आप तमाम छात्रों को समझने में कहीं कोई कठिनाई नहीं हो, इसलिए सरल शब्दों में प्रसंगतः इसका व्याख्या मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बस की यात्रा हरिशंकर परसाई जी की रचना है। यह चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। बात है, कवि कह रहे हैं, कवि बस की यात्रा पे गए थे और उनके साथ जो उनका अनुभव रहा, उस यात्रा में उन्होंने जो समस्या, जो उन्होंने अच्छाई, जो बुराई, जो साहस, संघर्ष देखा, उनका इन्होंने इस बस की यात्रा में वर्णन किया है। आइए हम लोग भी उन सारी चीज़ों से अवगत हो लें। कवि कह रहे हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। कहाँ से भाई? तो पन्ना से इसी कंपनी की एक बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना से सतना के लिए घंटे भर। जबलपुर की ट्रेन मिला देगी, अर्थात जबलपुर की ट्रेन का वह मेल है, अर्थात पन्ना से सतना के लिए जो 1 घंटे की बाद बस है, अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो जबलपुर में वह एक ट्रेन को पकड़ा देगी। तो उस समय जो जबलपुर स्टेशन से ट्रेन आती है या खुलती है, उस ट्रेन को हम लोग पकड़कर अपनी यात्रा आगे करेंगे। सुबह घर पहुंच जाएंगे और हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही एक रास्ता था। वापसी का एक यही रास्ता था। सुबह घर पहुंच जाएंगे, हम में से 2 को सुबह पर काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता था। अपनाना जरूरी है। लोगों ने सलाह दी, समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। नहीं, बस डाकिन है। तो लोगों ने कहा, शाम में लोग इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते हैं। तो कहा, क्या रास्ते में डाकू है? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? लोगों ने कहा, नहीं, बस डाकिन है। कहा, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उम्र पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी, अर्थात बहुत पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, जैसे लग रहा था बहुत पुरानी है। और उनके कुछ न कुछ चिन्ह थे, कहीं से उजरे, कहीं से टूटे, कहीं से फटे। इन सबों चीज़ों का उसमें कुछ न कुछ चिन्ह था, जिससे वह और वयोवृद्ध लग रही थी। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? कहता, यह इतनी पुरानी है, इसे तो अब पूजा जाए, इस पर सवार कैसे होंगे? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, उस बस कंपनी के जो एक हिस्सेदार थे, पार्टनर थे, वो भी उसी बस से जा रहे थे। कवि ने उनसे पूछा, अरे भाई, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? कवि को लगा कि इतनी पुरानी है, वो अपने आप कैसे चलेगी? यह तो चलने लायक है नहीं। इसलिए कवि को यहाँ आश्चर्य बोध हो रहा है कि भाई, इतनी पुरानी बस कैसे चल पा रही है। आइए हम लोग देखें आगे। कवि विचार मग्न है,
कि इस ऐसे बस में यात्रा कैसे किया जाए। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है। क्या कहा कि बस क्या है, अनुभवी है। क्यों भाई अनुभवी है? क्योंकि भाई वो वृद्ध है, इसको रास्ते का ज्ञान होगा, ये बार बार इसी रास्ते से जाते होंगे। कहने का मतलब यहाँ था नए नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। का जिस प्रकार बेटे गोद में लेकर चलते हैं, ठीक उसी प्रकार यह गाड़ी हम लोगों को लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कभी को लगा जैसे जो छोड़ने आए थे उसको सी ऑफ करने आए थे, उनकी निगाहें ऐसे लग रही थी जैसे वो अंतिम विदाई देने आए थे। और लग रहा था उनके मनोभाव से कि कवि को कहा जा रहा है कि जो आया है वह सब जाएगा ही, और कुछ आदमी को जाने के लिए एक कोई ना कोई माध्यम या निमित्त तो चाहिए। या शाम से शाम को जा रहा है, हो सकता है आज कवि का अंतिम समय आ गया। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। जैसे ही उस गाड़ी में स्टार्ट मारा गया, सारी बस ही आवाज़ करने लगी। हम सब इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे गाड़ी में, जो बचे थे उससे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए क्योंकि गाड़ी इतनी थरथरा रही थी, बचे हुए कांच हिल रहे थे। अगर हाथ या शरीर का कोई अंग उसमें सटता तो कटने का डर था। हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, अर्थात 1920 के आसपास की यह बस होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, अर्थात एक इधर हिल रहा था तो एक इधर हिल रहा था। गाड़ी चलाया जाए इस तरफ जा रहा था और उसका फेस दूसरी तरफ एंगल किए हुए था। अंध यानी कहने का मतलब सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल जाएगी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाध बस रुक गई। मालूम हुआ पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर अर्थात पाइप डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। हम कभी ने सोचा अभी तो यह टंकी को ही बाल्टी बना दिया, बाल्टी को ही इन्होंने गाड़ी की टंकी बना दी, डीजल टंकी। कहीं कुछ देर में गाड़ी का जो ओनर है वह इसके इंजन को उठाकर गोद में न रख ले। जैसे माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, ठीक वैसे ही ये गाड़ी वाले अपने इंजन में डीजल की पाइप लगाएंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। मुझे इनके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो जाता, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे। बीच में वह पुरानी वयोवृद्ध गाड़ी तेज चल रही थी जिस पर पक्षी बैठे हुए थे। गाड़ी तेज चल रही थी और दोनों ही तरफ मनमोहक प्रकृति का नज़ारा था। पैरों पर पक्षियां बैठी हुई थी। मैं हर पैर को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पैर आता डर लगता कहीं बस से टकरा ना जाए। वह निकल जाता तो दूसरे पैर का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता न लगाई जाए। अनेक प्रश्न कवि के मन में यात्रा के दौरान उठ रहे हैं। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं।
सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक है की बात है कि छीन चांदनी के वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी होगी। बियावान मतलब सुनसान, और प्राणांत मतलब अगर यह गाड़ी खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो इसे जलाना ही पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उनकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों में ज्योति जैसे जाने लगती है। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई देती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ भाई, निकल जाओ बेटी, अपने तो वह उम्र नहीं रही कि दौड़ पाएँ। यानी कभी गाड़ी के मनोभाव को यहाँ बता रहे हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिर से बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र करते हैं। कवि का कहना था कि गाड़ी का हिस्सेदार देख रहा था कि टायर फटी हुई है, पुरानी है, फिर भी उसी टायर से वह यात्रा लोगों को कराते हैं और करते हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब ऐसा त्याग। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। कहता जो इतना रिस्क ले सकता है, जो इतना सोच सकता है आगे का, वैसे व्यक्ति को तो गाड़ी का ऑनर नहीं बल्कि आंदोलन का प्रणेता या नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब यहाँ मारे जाते और देवता बाहें पसारे उनका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। लोग यही कहते, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने पर उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजरनी है और सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। अर्थात अब इस गाड़ी में ही हम लोगों का कि ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। कभी को ऐसा लग रहा था उसकी स्थिति और चाल को देखकर। इस पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेबाती तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता आती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। हंसी मजाक चालू हो गया। सभी लोग वहाँ बैठे रह गए। आइए यहाँ पर देखें। निमित्त मतलब होता है कारण या साधन। गोता मतलब होता है डुबकी लगाना। इत्तेफाक मतलब होता है संयोग। बियावान मतलब होता है जंगल या उजाड़ खंड। अंत्येष्टि मतलब होता है मृतक कर्म, दाह कर्म। प्रयाण मतलब होता है प्रस्थान, मरना। और बेताबी मतलब होता है बेचैनी। इस प्रथम पाठ में हम लोग यहाँ तक पढ़े और अब यह पाठ खत्म होता है। कवि की जो हरिशंकर प्रसाई जी की जो यात्रा के दौरान उस गाड़ी को देखकर बेचैनी थी, वो हम लोगों ने इस पाठ के अंतर्गत पढ़ा। इस पाठ का नाम था बस की यात्रा। कवि ने यहाँ पर बस की यात्रा की थी। आइए इन्हीं शब्दों के साथ इस पाठ को यहीं विराम करते हैं और इससे जुड़ी हुई जो समस्या है, जो शब्द समझ में नहीं आए होंगे, आप उन्हें मैसेज करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। मैं आपकी समस्या का समाधान भरसक प्रयास करते हुए करूँगा ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाएँ।
इसी शब्दों के साथ सबों को एक बार पुनः स्वागतम इस अध्याय को मनोयोग से सुनने के लिए। धन्यवाद।